हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम सॉल्व करने वाले हैं ग्रेड 8 इंग्लिश हाफ ईयरली के एक पेपर को, जो कि बेस्ड है हरियाणा गवर्नमेंट के पैटर्न पर, जिसको प्रिपेयर किया है मोविन कुमार सर ने, जो कि टीजीटी इंग्लिश एंड डिपार्टमेंट से। वी एक्सटेंड आवर हार्टफेल्ट ग्रैटिट्यूड टू सर फॉर प्रिपेयरिंग दिस। पूरा क्रेडिट इस पेपर को प्रिपेयर करने का सर को जाता है। इट इज एब्सोल्युटली मेड फॉर एजुकेशनल पर्पस। हम सिर्फ इसको सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर साथ में, सो दैट हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो हरियाणा गवर्नमेंट के, वो इसको बहुत अच्छे से समझ सकें, और साथ ही में वो पेपर के पैटर्न को जान सकें। तो कोई भी कॉपीराइट, जो भी सारे क्रेडिट्स हैं, वो जो ओरिजिनल क्रिएटर हैं, जो कि मोविन कुमार सर हैं, उनको जाते हैं। तो चलिए हम इसको साथ में सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहले है हमारे पास एक पैसेज। पैसेज हम जानते हैं क्या होता है। एक पैराग्राफ की फॉर्म में कुछ आपको वर्ड्स दिए होते हैं, उसको हमें पढ़ना होता है, और उसी से रिलेटेड हमें नीचे क्वेश्चंस दिए होते हैं, जिनको पढ़कर हमें उसके आंसर्स को लिखना होता है। तो चलिए, सबसे पहला क्या है हमारे सामने, पैसेज को पढ़ना। पैसेज को सबसे पहले हम पढ़ते हैं। जितना भी हमें रफली मतलब समझ में आए, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि हमें पूरा ही पैसेज समझ में आ जाए, जितना भी हमको समझ में आए उसका एक रफ हम मीनिंग बनाते हैं, और उसके बाद हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो चलिए साथ में पढ़ते हैं। वन डे द ओल्ड एम्परर शाहजहां बिकेम इल। His son Aurangzeb, who always wanted to be the emperor, put his father in a jail. है ना। अब शाहजहां क्या है, इल हो गया। हमें थोड़ी थोड़ी इंग्लिश पता है, अगर हमें बहुत ज्यादा भी नहीं पता तो हम सेंस बना सकते हैं पैसेज का, कि ओल्ड एम्परर, ओल्ड है ना, बूढ़े हुए थे शाहजहां, वो बीमार हो गए हैं, तो उनके जो सन है औरंगजेब, वो एम्परर बनना चाहते थे, राजा बनना चाहते थे, तो वो उनको जेल में डाल देते हैं अपने पिता को। जहांआरा बेगम, द एल्डेस्ट चाइल्ड ऑफ शाहजहां, एल्डेस्ट हमें पता है सबसे बड़ा, बड़े को कहते हैं, तो जहांआरा बेगम क्या थी, सबसे बड़ी चाइल्ड थी शाहजहां की। डिड नॉट लीव हर फादर एंड वेंट टू जेल अलोंग विद हिम। है ना, उन्होंने अपने पापा को नहीं छोड़ा, उनके साथ ही वो जेल चली गई। शी सेड, आई शैल शेयर द सफरिंग ऑफ माई फादर। मैं अपने पापा की जो पीड़ा है उसको मैं शेयर करूंगी। ही नीड्स मी इन हिज ओल्ड एज एंड आई शैल नेवर लीव हिम। उनको अपनी ओल्ड एज में मेरी जरूरत है, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी। शाहजहां लिव्ड इन द जेल फॉर 7 years एंड देन ही डाइड। 7 साल तक वो जेल में रहे, तब उनकी मृत्यु हो गई। ड्यूरिंग दैट पीरियड प्रिंसेस जहांरा स्टेड विद हिम एंड टुक केयर ऑफ हिम। उन 7 सालों में वो उनके साथ ही रही, उनकी देखभाल करती रही। आफ्टर आफ्टर द डेथ ऑफ हर फादर शी रिटर्न टू हर ओन पैलेस। जब उनकी डेथ हो गई तो वो अपने पैलेस में, अपने पैलेस में वो चले गई। शी कंटिन्यूड टू लिव देयर एंड स्पेंड द रेस्ट ऑफ हर लाइफ सर्विंग द नीडी एंड पुअर। वो वहां पर रहते रहते उन्होंने अपनी जो जिंदगी के सारे साल थे बाकी के, जरूरतमंदों और गरीबों की देखभाल में उन्होंने लगा दिए, उनकी मदद में लगा दिए। बिफोर हर डेथ शी गेव अवे ऑल हर मनी टू द पुअर एंड नीडी। अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने अपने सारे पैसे, धन दौलत जो है वो गरीबों और जरूरतमंदों को दे दी। शी वॉज हाईली एजुकेटेड एंड वेल वर्स्ड इन पर्शियन एंड अरबिक। है ना, वो बहुत ज्यादा एजुकेटेड थी और उनको पर्शियन और अरबिक बहुत अच्छे से आती थी। एज वेल एज अ राइटर, पेंटर एंड पोएट। वो राइटर भी थी, पेंटर भी थी, पोएट भी थी, बहुत अच्छी। जहांरा वो शाहजहां प्रेफर्ड चाइल्ड। जहां आरा जो है वो शाहजहां उनको बहुत ज्यादा पसंद करते थे अपने सभी बच्चों में से। लेजेंड सेज दैट वंस व्हेन औरंगजेब वाज सेवियरली सिक जहांरा टुक केयर ऑफ हिम। है ना, ऐसा भी बताया जाता है कुछ कहानियों में कि जब औरंगजेब भी बहुत ज्यादा बीमार हो गए थे, तो जहांरा ने उनकी भी बहुत तीमारदारी की थी, यानी उनकी बहुत ख्याल रखा था उनका। जहांरा डाइड ऑन September 5, 1681 एट द एज ऑफ 67 की एज में, इस डेट में उनकी मृत्यु हो गई थी। अपॉन हर डेथ औरंगजेब गेव हर अप द पोस्टह्यूमस टाइटल साहिबातुज जमानी, मिस्ट्रेस ऑफ एज। है ना, ये उनकी मृत्यु के बाद औरंगजेब ने उनको एक खिताब से नवाजा। चलिए, अब इसके क्वेश्चंस क्या हैं, ये जो हमने पढ़ लिया, एक एक मार्क्स के हमको 5 क्वेश्चन करने हैं इसके बेसिस पर। व्हाट वाज औरंगजेब्स एम इन लाइफ। है ना, हमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये मल्टीपल चॉइस है एब्सोल्युटली। औरंगजेब का एम क्या था लाइफ में। हमें इसमें अपनी नॉलेज के हिसाब से आंसर नहीं देना होता कि जो हमें पहले से पता है। मान लीजिए आपको औरंगजेब शाहजहां के बारे में पहले से पता हो, हमें उस हिसाब से आंसर देना है जो कि इस पैसेज में दिया हुआ है। राइट। सो औरंगजेब का एम क्या था लाइफ में। टू बी द एम्परर, एम्परर बनने का, राजा बनने का, एक प्रीस्ट बनने का, एक म्यूजिशियन बनने का, या ऑल ऑफ द अबव। तो अगर हम पैसेज को देखें
तो यहाँ लिखा है ही ऑलवेज वांटेड टू बी एन एम्परर, क्या बनना चाहता था वो, एम्परर बनना चाहता था। तो हमारे पास सही जवाब यहाँ पर आ गया है टू बी दी एम्परर। राइट, इसमें आपको सिर्फ सही आंसर को टिक करना होता है। अगर आपको पेपर में आंसर शीट दी जाएगी तो आपको सारे नोट करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ सही ऑप्शन को 1 लिखकर सही आंसर को आप नोट कर लेंगे। राइट, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर हम इसको हटा देते हैं। ठीक है। हु वॉज द एल्डेस्ट चाइल्ड ऑफ शाहजहां? शाहजहां के जो सबसे बड़ी संतान का क्या नाम था? जहांआरा बेगम, नूरजहां, मुमताज या अकबर, इनमें से कौन थे? तो हमने पैसेज के बेसिस पर ये देखा है कि एल्डेस्ट चाइल्ड का नाम तो देखिए क्या था। यहाँ देखिए आप, अब आपको अगर मान लो पता भी नहीं चल रहा, आपको उतना मीनिंग भी नहीं पता, तो आप कुछ कीवर्ड्स को ढूंढा करो इसमें। एल्डेस्ट आ गया ना कहीं आपको एल्डेस्ट चाइल्ड जरूर मिलेगा। एल्डेस्ट चाइल्ड ऑफ शाहजहां, किसका नाम लिखा हुआ है? देखिए यहाँ लिखा हुआ है जहां आरा, जहां आरा लिखा है, जहां आरा बेगम। ठीक है, यही उनका नाम है बिल्कुल। तो हम लिख देंगे जहां आरा बेगम। चलिए, तो ऐसा कोई ऑप्शन है हमारे पास, देख लेते हैं। बिल्कुल है, जहां आरा बेगम पे हम टिक लगा देंगे। चलिए, जहां आरा बेगम। राइट, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, हु पुट हिज फादर इन द जेल? अपने पापा को, अपने फादर को जेल में किसने डाल दिया था? औरंगजेब, जहां आरा, बाबर या बीरबल? देखिए इन दोनों का तो हमें पता है, कोई जिक्र आया ही नहीं, इनका तो पूरे पैसेज में कहीं नाम आया ही नहीं। तो हमें एलिमिनेशन भी यूज कर सकते हैं अगर हमको ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है तो, है ना। तो ये तो बिल्कुल ही नहीं है। ये दोनों, इनमें से कुछ इन दोनों के नाम आए तो हैं। जेल में किसने डाला था? जेल में, ठीक है, मान लीजिए हमें उतनी इंग्लिश समझ में नहीं आई है। चलिए ठीक है, तो हम करके देखते हैं एक बार कि इन दोनों में से किसने जेल में डाला हो सकता है। तो हम पैसेज की तरफ जाएंगे, किसने जेल में डाला था, किसने जेल में डाला था, यहाँ पर हम ऐसे ढूंढेंगे, जेल फॉर 7 years। ठीक है, ही हैज में ओनली ऑलवेज वांटेड टू बी द, पुट हिज फादर इन अ जेल, उसने अपने पापा को जेल में रख दिया। ये रहा, पुट हिज फादर इन द जेल, कौन? हिज सन औरंगजेब, हु ऑलवेज वांटेड टू बी द एम्परर, पुट हिज फादर इन अ जेल। है ना, वो एम्परर बनना चाहता था तो उसने अपने फादर को जेल में रख दिया था। राइट, तो हमारा थर्ड का आंसर हमें बहुत ही क्लियरली समझ में आ गया कि वो तो था औरंगजेब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, जहां आरा वॉज वेल वर्स्ड इन, किस किस में वेल वर्स थी वो? पर्शियन, अरबिक, इंग्लिश या बोथ ए एंड बी, पर्शियन और अरबिक दोनों में। चलिए मान लीजिए हमने पढ़ तो लिया लेकिन हमें बिल्कुल ज्यादा याद नहीं रहा कि किस किस में थी, तो एक बार देख लेते हैं। वेल वर्स्ड आ गया ना यहाँ पर, वेल वर्स्ड, तो हो सकता है कि वेल वर्स्ड हमें मान लीजिए इसका मतलब भी ना पता हो, लेकिन ऑप्शन से लग रहा है लैंग्वेजेस की बात हो रही है। तो हम एक तो वेल वर्स्ड को ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो आप कुछ कीवर्ड्स ढूंढा करो क्वेश्चन में से जिसको ढूंढकर हमें आंसर की तरफ हम पहुंच सकते हैं। राइट, तो कहीं पर ऐसा दिख रहा है जहां लैंग्वेजेस की बात हो रही हो। देखो देखो देखो, यहाँ पर कहीं कहीं लैंग्वेजेस की बात हो रही हो, देखो हमें मिल गई है पर्शियन एंड अरेबिक, और यहाँ पे हमें वेल वर्स्ड कीवर्ड भी मिल गया है। तो हमें क्या मिली? दोनों, पर्शियन एंड अरेबिक। तो क्या ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें दोनों ऑप्शन हो? पर्शियन एंड अरेबिक बोथ ए एंड बी, तो हमें सी ऑप्शन मिल गया है जो कि करेक्ट है, पर्शियन एंड अरेबिक बोथ ए एंड बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, व्हेन डिड जिम मैकफर्सन राइट द लेटर? देखिए ये ऐसा क्वेश्चन है, अब इनमें से हमारे 5 ही क्वेश्चन थे, अब जो हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ रहे हैं वो अब हमारे बुक से आ रहे हैं। राइट, जिम मैकफर्सन ने कब लेटर लिखा था? जिम मैकफर्सन हम जानते हैं कौन से चैप्टर से आया है, ये तो हमारा बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड से आया है। तो ठीक है, जिम मैकफर्सन ने कब लेटर लिखा था? तो आपको ये बात बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए कि 1914 में हुई थी वो वॉर, जो की थी इंग्लैंड और किसके बीच में? जर्मनी के बीच में। तो 1914 से हमें ये पता चल गया। ठीक है, अगर हमें डेट नहीं भी पता तो और कोई ऑप्शन है ही नहीं, मान लीजिए लेकिन आपके पेपर में कोई और ऑप्शन आज भी जाए, है ना, जो 1914 वाला हो, तो हम कैसे एलिमिनेट करेंगे? देखिए डिसम्बर 26, 25 दिसंबर को हम सब जानते हैं कि क्या होता है, क्रिसमस मनाया जाता है 25 दिसंबर को। तो उन्होंने क्रिसमस मनाया था जिस दिन, उसके जस्ट बाद अगले ही दिन उन्होंने
ये लेटर लिख दिया था अपनी वाइफ को कि हमारा क्रिसमस कैसा रहा था। तो 26 दिसंबर को 1914 में ये लेटर लिखा गया था, इससे हम इजीली जान सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स डिड मेघना सी द रिलीफ हेलीकॉप्टर्स। द सुनामी चैप्टर से ये आया है। मेघना ने रिलीफ हेलीकॉप्टर कितनी बार देखा था? तो आप सोच सकते हैं, अगर आपने चैप्टर ध्यान से पढ़ा है, तो उसने 11 टाइम्स देखा था रिलीफ हेलीकॉप्टर। वो एक लकड़ी के फट्टे पर ऐसे तैर रही थी, रिलीफ हेलीकॉप्टर को देख रही थी, वेट कर रही थी कि कोई उसे आकर ले जाए, सुनामी जब आई हुई थी। उसने 11 बार देखा था, लेकिन रिलीफ हेलीकॉप्टर ने उसको एक भी बार नहीं देखा था। तो ये हमारा सवाल था पूरा। चलिए 11 हमारा आंसर हो गया। व्हाट वर द सोशल प्रैक्टिसेस दैट वर बीइंग प्रीच्ड बाय द रिलीजियस लीडर। ये हमारा है ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट से। देखिए उस टाइम पे बहुत सारी इल प्रैक्टिसेस चलती थी, प्रीच की जाती थी। रिलीजियस लीडर्स ही उन खुद उनको प्रैक्टिसेस को प्रीच करते थे, है ना। कहते थे कि ये सही है, ऐसा करना चाहिए। तो उनमें से देखो ये भी सही है, चाइल्ड मैरिज भी उस टाइम होती थी, अनटचेबिलिटी भी उस टाइम बोली जाती थी, है ना। चाइल्ड मैरिज यानी कि बाल विवाह, बचपन में विवाह कर दो। अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत करो उन लोगों से जो कि नीची जात से बिलोंग करते हैं। मतलब नीची जात भी नहीं, उस वक्त में जिनको नीची जात माना जाता था, नीची जात ऊंची जात, ब्राह्मण लोगों को ऊंची जात माना जाता था, है ना। तो उनसे अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत किया करते थे कास्ट सिस्टम के बिहाफ में। इंफीरियोरिटी टुवर्ड्स वुमेन, कि वुमेन जो है वो इंफीरियर है, वुमेन का दर्जा नीचे है, मैन का दर्जा ऊपर है, ये भी किस टाइम किया जाता था? इसी टाइम। तो क्या हमारा आंसर ऑल ऑफ द अबव नहीं हो गया? है ना, ये सारी ही बातें होती थी, तो हमारा आंसर तो ऑल ऑफ द अबव हो गया, यानी ये तीनों ही चीजें उस टाइम पर प्रीच की जाती थी। राइट। चलिए आगे चलते हैं। वेयर डिड बिपिन बाबू क्लेम टू बी ड्यूरिंग दैट मंथ ऑफ 58। अगर आपने ये चैप्टर बहुत ध्यान से पढ़ा है तो आपको पता चल पाएगा कि बिपिन बाबू वाले में अब पूरी स्टोरी में क्या होता रहता है कि आ, के रांची गए थे नहीं गए थे, रांची गए थे नहीं गए थे। तो सब बोलते रहते हैं कि हाँ रांची गए थे, बट वो रिफ्यूज करते हैं कि 1958 में मैं रांची नहीं गया था। तो इसमें से, इन सब में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि बिल्कुल सही बैठ रहा है इसमें? तो देखो वो खुद क्या कहते हैं, 58 में मैं कहाँ गया था? कानपुर गया था। वो अपने दोस्त के साथ पास गए थे कानपुर। उस दोस्त का क्या नाम था, किसके पास वो कानपुर गए थे? ये भी था कि वो उस टाइम पे पूजा का समय था, है ना। तो वो सेलिब्रेट करने के लिए वो वहां पर गए थे। उस दोस्त का क्या नाम था, कमेंट सेक्शन में लिखिए। चलिए ये हमारा आंसर ठीक हो गया, कोलकाता नहीं, रांची नहीं, रांची तो वो एक्चुअली गए नहीं थे। कानपुर सही जवाब है, लेकिन वो किस दोस्त के पास गए थे सेलिब्रेशन के लिए, कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज द मैन who has climbed Everest become serious of the summit, serious of, become conscious of, है ना। जो एवरेस्ट को क्लाइम करता है तो वो किस चीज के लिए कॉन्शियस हो जाता है ना, क्या चीज उसको बहुत समझ में आ जाती है? तो चलिए देखते हैं। हिज ओन स्मॉलनेस इन द लार्ज वर्ल्ड, के इस पूरे लार्ज वर्ल्ड में वो कितना स्मॉल है, या अपने इमोशंस, या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, या सारे के सारे ही। तो बिल्कुल ठीक है ये भी, स्मॉलनेस इन द लार्ज वर्ल्ड, अपने इमोशन से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ समझ में आने लगती है। तो इसका आंसर भी हम ऑल ऑफ द अबव बिल्कुल मार्क कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, व्हाट वाज द लेजी एनिमल डूइंग व्हेन द जिन फाउंड हिम। ठीक है, लेजी एनिमल उस टाइम क्या कर रहा था जब जिन को वो मिला था? तो हमें पता है कि लेजी एनिमल कौन था, कैमल था। कैमल बीचों बीच बैठा रहता था, कहाँ के, एक डेजर्ट के। और वो क्या कर रहा था जब जिन उसको देखने गया था? तो जो, अगर आपने स्टोरी बहुत ध्यान से पढ़ी है तो आपको पता चल पाएगा कि ही वॉज लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन। वो पानी के अंदर ना अपने रिफ्लेक्शन को देख रहा था, बस यही कर रहा था, स्लीपिंग नहीं, ईटिंग नहीं, सिटिंग नहीं, वो अपने रिफ्लेक्शन को देख रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। The girl, the girl grinned and pointed at a huge building. Which building did she point at? Children at work. चलिए चिल्ड्रन एट वर्क को हमने ध्यान से पढ़ा है, हम जानते हैं कि लड़की ने बहुत स्माइल करते हुए एक बड़ी सी बिल्डिंग की तरफ इशारा किया था। कौन सी लड़की? लड़की का नाम जया था, जो कि रैक पिकर थी, कूड़ा लेकर चलती थी, है ना। और उस बच्चे की वो हेल्प भी करती है, वेलू की। तो वो एक बड़ी सी बिल्डिंग की तरफ पॉइंट करती है। वो कौन सी बिल्डिंग थी? स्टोर थी कि सेंट्रल स्टेशन था, राजराजेश्वरी प्रसन्न कल्याण मंडपम था, या जेल था? तो हम जानते हैं कि वो बिल्डिंग क्या थी, जेल थी। और उसने मजाक में एक बात भी कही थी कि केयरफुल नहीं रहोगे तो आप जेल के अंदर चले जाओगे। वो कहता है क्यों, मैंने ऐसे क्या जुर्म किया है? उसने बोला जुर्म करने की जरूरत नहीं है, बस पकड़े मत जाना, पकड़े जाओगे तो जेल में चले जाओगे। ठीक है, तो इस बात से हम याद कर सकते हैं कि उसने सेंट्रल जेल की तरफ इशारा किया था। चलिए
अगला क्वेश्चन, वन मॉर्निंग द जायंट वॉज लाइंग अवेक इन द बेड व्हेन ही हर्ड सम लवली म्यूजिक। एक दिन जायंट जो था वो अपने बेड के अंदर लेटा हुआ था, तो उसे एक बहुत ही लवली म्यूजिक सुनाई दिया था, बहुत प्यारा म्यूजिक। तो आप बताओ वो कौन सा म्यूजिक था इन चारों में से? क्या किंग के म्यूजिशियन जा रहे थे, चिल्ड्रन की उसको आवाज अच्छी लग रही थी, या लिनेट की, या नन ऑफ द अबव? तो हमने स्टोरी ध्यान से पढ़ी, हम जानते हैं वो लिनेट की आवाज है। एक पक्षी का नाम होता है लिनेट, छोटा सा पंछी होता है, बहुत अच्छा गाता है। उसे ये लगता है कि किंग्स के म्यूजिशियन जा रहे हैं, लेकिन ऐसा था नहीं, किंग के म्यूजिशियन था नहीं। वो समझता है कि किंग के म्यूजिशियन जा रहे होंगे, तो ये सही नहीं है। लिनेट असली में क्या निकलती है? लिनेट एक पक्षी बहुत सुंदर गाना गा रही होती है। चलिए आगे। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट वाज द पॉलिसी ऑफ एंड्स? एंड्स की पॉलिसी क्या होती है एंड्स इन द क्रिकेट में, है ना? किस बात में विश्वास रखती हैं एंड्स जो हैं? नेवर बोरो नेवर लेंड, ना कभी भी किसी से उधार लो ना उधार दो, क्या इसमें वो विश्वास रखती हैं? या फिर ऑलवेज गिव एंड टेक, हमेशा देना चाहिए कुछ भी, हमेशा लेना भी चाहिए? या शेयर एंड ग्रो, एक दूसरे के साथ शेयर करना चाहिए हमें कुछ? या नन ऑफ द अबव? तो हम जानते हैं कि उनकी पॉलिसी होती है नेवर बोरो नेवर लैंड। उन्होंने पोएम में बताया हुआ है कि ना हम किसी को कुछ भी देते हैं उधार में, ना हम उधार किसी से लेते हैं। तो एंड्स की पॉलिसी ये होती है, इसीलिए वो क्रिकेट को खाना देने से मना कर देती हैं। राइट। चलिए आगे चलते हैं। अगर आपको इनके आंसर्स को सोचने में डिफिकल्टी आ रही है, इसका मतलब आपको एक बार स्टोरी को दोबारा से गो थ्रू करने की जरूरत है। इन सारे चैप्टर्स की वीडियोस इस चैनल पे मौजूद हैं। आप एक बार जाके बस एक बार उन वीडियोस को देख लेंगे तो आपको चैप्टर जो है अच्छी तरह रिवाइज हो जाएगा। पूरी लाइन बाय लाइन पूरी स्टोरी एंड पोएम सब कुछ समझाई गई है उसमें। There seemed an inevitability about what on ground had looked haphazard. What do you mean by the word haphazard? ठीक है, ग्राउंड पे सब कुछ ना हैफेजार्ड लग रहा था। हैफेजार्ड मतलब क्या? कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसे अवॉइड नहीं कर सकते, जिसे अवॉइड कर सकते हैं। या फिर किसी प्लान, किसी में जिसमें कोई प्लान नहीं है, किसी ऑर्डर से चीजें नहीं रखी हुई हैं, या विद प्लान और ऑर्डर, ऑर्डर है प्लान है। तो देखिए हैफेजार्ड हम कहते हैं जब भी कहीं पर जो कोई प्लान नहीं हो, उल्टी सीधी तरीके से सामान पड़ा हो, है ना, फैला हुआ, या फिर ऑर्डर ना हो किसी भी चीज का, उसे हम कहते हैं। तो विदाउट विदाउट प्लान और ऑर्डर। आपके लिए शायद थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है क्योंकि ये एक विकैबलरी का क्वेश्चन है। जितनी अच्छी आपकी विकैबलरी होगी आप ऐसे क्वेश्चंस को आंसर कर पाएंगे। चलिए आगे। अब हमारे थोड़े से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आ गए हैं जिनको थोड़ा सा डिटेल में करना होता है, हमें सिर्फ टिक नहीं लगाना होता। द किंग सॉर्ड इन हैंड सजेस्ट, है ना, किंग जिसके हाथ में एक स्वॉर्ड होती है, वो क्या सजेस्ट करता है? आप सबसे पहले तो ये सोचना है हमें कि ये किस पोयम से आया है। देखिए एक पोयम से आया है जिसके अंदर वो कहता है कि हायर, कम एंड हायर मी, कम एंड हायर मी, है ना। कोई उसको पावर से हायर करने की कोशिश कर रहा है, कोई आप उसको स्माइल से, कोई ब्यूटी से। तो तो एक किंग आता है हाथ में स्वॉर्ड लेके, तो वो उसको किस चीज से हायर करने की कोशिश करता है, पावर से या रूल से? तो पोएम में हमें बताया गया तो अपनी पावर से, किंग के पास बहुत सारी पावर होती है ना, तो अपनी पावर से उसको रूल करने की, हायर करने की कोशिश करता है। पोएम का नाम क्या है? द लास्ट बार्गेन। द लास्ट बार्गेन की भी वीडियो यहाँ पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। नेम द पोएट ऑफ द पोएम। द स्कूल बॉय। द स्कूल बॉय किसने लिखी थी? क्या विलियम ब्लेक ने लिखी थी या रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी थी? तो बच्चे आपको सारे पोएम और पोएट्स के नाम बहुत अच्छे से विद स्पेलिंग याद होने चाहिए। एक ना एक क्वेश्चन पेपर में जरूर ऐसा आता है जिसमें आपको पोएम या पोएट के नाम या फिर चैप्टर और राइटर के नाम लिखने के लिए आएंगे, तो आप इनको तो जरूर याद कर लीजिए, आपके एक दो नंबर डेफिनेटली पक्के हो जाएंगे। तो विलियम ब्लेक ने लिखी थी द स्कूल बॉय। Rearrange the given words to make a sentence. Repairing is mechanic, a machine, the। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए? सब्जेक्ट यानी कि काम को करने वाला। तो हम सबसे पहले लिखेंगे द, ये हो गया नंबर वन। मैकेनिक, ये काम करने वाला हो गया ना, द मैकेनिक इज रिपेयरिंग आ मशीन। आ मशीन क्योंकि एक साथ में हमें को दिया है, तो द मैकेनिक इज रिपेयरिंग आ मशीन, ये बिल्कुल हमें साथ साथ में दिया हुआ है, हमें साथ में लिखना है। द मैकेनिक इज रिपेयरिंग अ मशीन। द मैकेनिक इज रिपेयरिंग अ मशीन। ठीक है, ये हमें समझ में आया।
करेक्ट। तो चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अब ये है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन। डायरेक्ट स्पीच वो होती है, बस हल्का सा समझ लेते हैं, अदरवाइज इसके बहुत सारे रूल्स हैं। डायरेक्ट स्पीच में हम डायरेक्टली बात कर रहे हैं, डायरेक्टली यानी कि हम अपने शब्दों में अपनी बात को कह रहे हैं। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, कल मैं 7 बजे आऊंगी, है ना, मैंने अपनी बात कह दी। लेकिन अगर कोई और मेरी बात को कहे, किसी और ने किसी और को बताया कि मैम ऐसा कह रही थी कल वो 7 बजे आएंगी, तो सेंटेंस में थोड़ा चेंज हुआ ना। आपने ये नहीं कहा कि मैं 7 बजे आऊंगी, मैम ऐसा कह रही थी कि वो 7 बजे आएंगी। राइट, तो सेंटेंस में ये जो भी चेंजेस होते हैं इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं, यानी हमने डायरेक्टली नहीं बोला, किसी और ने हमारी बात को बोला है। तो उससे किस तरह से सेंटेंस में चेंज आता है वो हम देखेंगे। यू आर मेकिंग अ नॉइस, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स यू आर मेकिंग अ नॉइस। टीचर ने स्टूडेंट से क्या कहा कि आप आवाज कर रहे हैं भाई, है ना, यू आर मेकिंग अ नॉइस। तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या बनेगा? अ नॉइस इज बीइंग मेड। हम बाय यू लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि बाय यू जब भी होता है वो अंडरस्टूड सा होता है। अ नॉइस इज बीइंग मेड बाय यू, इसके कुछ रूल्स होते हैं, बीइंग क्यों आए हैं वगैरह, वो आपको थोड़े से सीखने पड़ेंगे। अगर हम आर अभी यहाँ पर समझ लेते हैं सिंपली, हमें ऑब्जेक्ट को इसमें ये हमने इसका पैसिव वॉइस बना दिया, सॉरी ये नहीं होगा। अगर इसका पैसिव वॉइस होता तो वो ठीक था। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स यू आर मेकिंग अ नॉइस, राइट। तो इसका हमारा जो इनडायरेक्ट स्पीच होगी वो होगी, जो एक्सप्लेनेशन था दैट वाज ऑल एब्सोल्युटली करेक्ट। द टीचर टोल्ड, सेड टू जब भी आएगा उस आप उसको टोल्ड में बदल दीजिए। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट, थोड़ा सा, यू वर making a noise, right? This is what it is like. The teacher told the students that you were making a noise. The teacher told the students that you were making a noise. ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। फिल करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसमें कौन सी करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी? दे डैश ब्रैकेट में दिया है बाय, उसी की करेक्ट फॉर्म हमको फिल करनी है। अ न्यू स्मार्ट टीवी येस्टरडे। येस्टरडे जो वर्ड है उससे हमें पता चल गया कि बात किसकी हो रही है। बात हो रही है बीते हुए कल की, है ना। दे डैश अ न्यू स्मार्ट टीवी येस्टरडे, हमें पता है बाय की बात हो रही है। बाय का मतलब खरीदना, तो अभी हमें, क्योंकि येस्टरडे की बात है तो हमें इसी बाय की जो है वो हमें पास्ट फॉर्म लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर स्पेस कम है, हम यहाँ पर लिख देते हैं इसका आंसर। बाय की अगर हमने थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब अच्छे से पढ़ी तो हम जानते हैं कि बाय की पास्ट फॉर्म हो जाएगी बॉट। चलिए नेक्स्ट। करेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब कैन मस्ट में। देखो कैन होता है किसी की क्षमता के लिए कुछ कर सकना। यू डैश वेयर अ हेलमेट व्हेन यू राइड अ बाइक। तो या तो हम कहें कि आप हेलमेट पहन सकते हो जब आप बाइक को चलाओ, या आपको हेलमेट पहनना ही पहनना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब बहुत इंपॉर्टेंट होती है कोई भी चीज तो हम यूज करते हैं मस्ट। तो वो तो हेलमेट पहनना तो बहुत ही जरूरी है, तो हम इसमें यूज करेंगे मस्ट। यू मस्ट वेयर अ हेलमेट व्हेन यू राइड अ बाइक। आपको पहनना ही चाहिए, है ना, आपको पहनना ही पहनना है, तो मस्ट आती है ऑब्लिगेशन पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चेंज इनटू पैसिव वॉइस, जिसकी हम ऊपर बात कर रहे थे, पैसिव वॉइस एक्चुअली ये है। अ मेसन वाज कंस्ट्रक्टिंग अ वॉल। ठीक है, एक मेसन जो है, एक मिस्त्री क्या है, वो वॉल बना रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अब हमें जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाना है। अ वॉल was being constructed by the mason। इजी, है ना। was being, इसके भी कुछ रूल्स होते हैं। इसमें हमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है। ठीक है, अ वॉल यानी
मेसन वॉल बना रहा है, बना रहा था। वॉल मेसन के द्वारा बनाई जा रही थी, इसको इस तरह भी बोल सकते हैं, दोनों तरीके से हम इसको बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आई हैव डैश फ्रेंड्स इन माई क्लास, मच फ्रेंड्स, मेनी फ्रेंड्स, लिटिल फ्रेंड्स। देखिए प्यारे बच्चों, वैसे तो इसके बहुत सारे रूल्स होते हैं जिनको हमें डिटेल में समझने की जरूरत होती है, अभी हम थोड़ा सा समझेंगे इसको। देखिए मच लगता है अनकाउंटेबल नाउन में जिनको आप काउंट नहीं कर सकते, लिटिल भी लगता है अनकाउंटेबल नाउन में जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, लिटिल शुगर, है ना, तो जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, लेकिन मैनी जिनको हम काउंट कर सकते हैं, तो दोस्तों को तो काउंट कर सकते हैं ना हम। तो आई हैव मैनी फ्रेंड्स, आई हैव मैनी फ्रेंड्स इन माई क्लास, ये हमने कह दिया, ये हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए आगे इसको क्लियर कर देते हैं हम। नेक्स्ट, अ हंटर वॉज हंटिंग अ लायन, एक जो शिकारी है वो लायन का शिकार कर रहा था। फिर क्या हुआ, डैश हंटर वॉज वेरी क्रूअल। अब अ हंटर, एन हंटर, अब हमें एन तो पता है क्योंकि हंटर हा की साउंड आ रही है, वावल साउंड नहीं है, तो ये तो बिल्कुल नहीं लग सकता, इसको हटा दो। अब आ आएगा या द आएगा, देखो आ हंटर जब हम लगाते हैं जब वो अननोन है, एक हंटर एक शिकारी शिकार कर रहा था, अब हम उसी शिकारी की बात कर रहे हैं, अब हमें अननोन नहीं रहा, अब तो हम जान गए ना किस शिकारी की बात हो रही है, तो इसीलिए हम इसमें द लगाएंगे, द हंटर। द हंटर वॉज वेरी क्रूल, है ना, वो बहुत ही निर्दयी था। चलो अंडरलाइन दी एडवर्ब, द डॉक्टर विल अराइव सून, ठीक है, कब आएंगे डॉक्टर, सून, बहुत जल्दी, तो अराइव तो क्या हो गया हमारे पास, वर्ब हो गई। तो जो वर्ब की खासियत बताते हैं वो कौन से वर्ड होते हैं, वर्ब ये हो गई, वर्ब की खासियत बताने वाले को, तो वर्ब क्या है, आना, आएंगे कब, बहुत जल्दी, आने की खासियत क्या वर्ड बता रहा है, जल्दी, तो हमारे पास एडवर्ब हो गया सून। चलो अब हमारे पास थोड़े से लॉन्ग क्वेश्चंस आ गए हैं जिनको अब हमें बहुत ध्यान से करना है। हाउ मेनी पीपल्स एंड एनिमल्स डाइड इन याला नेशनल पार्क, ये किससे आया है, द सुनामी चैप्टर से हमारे पास क्वेश्चन आया है। इसमें आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश को फ्रेम करना आना चाहिए, हम बहुत इजी तरीके से करने की कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश। देखिए यहाँ पर, हाउ मेनी पीपल एंड एनिमल्स डाइड डाइड इन याला नेशनल पार्क, अगर आपने चैप्टर को ध्यान से पढ़ा है तो याला नेशनल पार्क में देखिए 60 पीपल डाइड, ठीक है, एट याला नेशनल पार्क, ओनली बट ओनली टू वाटर बफेलोज डाइड, है ना, और कोई भी एनिमल नहीं मरा था, दो सिर्फ वाटर बफेलोज मरी थी और कोई भी नहीं, तो हमने लिखते हैं यहाँ पे 60 पीपल, 60 पीपल डाइड एट याला नेशनल पार्क बट ओनली टू वाटर बफेलोज डाइड, और उन वाटर बफेलोज को छोड़ दें तो कोई भी एनिमल की और भी मृत्यु नहीं हुई थी। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। टू एग्जाम्पल्स ऑफ सोशल प्रैक्टिसेस प्रिवेलिंग देन, अब ये हमें बताया तो नहीं गया लेकिन हम खुद से समझ सकते हैं ये कौन से चैप्टर से आया है, सोशल प्रैक्टिसेस कौन कौन सी की जाती थी। सोशल प्रैक्टिसेस, तो ये हमारे पास क्वेश्चन जो आया है ये ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट से आया है। उस टाइम पे हम जानते हैं बहुत ही कुप्रथाएं चलती थी जिसके बारे में हमें चैप्टर में बताया गया है, जिनको रिलीजियस लीडर्स ही एक्चुअली प्रीच करते थे, रिलीजियस लीडर्स ही बोलते थे कि ये प्रैक्टिसेस हमें करनी चाहिए। तो एक तो देखिए सती प्रथा चलती थी, सती सिस्टम, ठीक है, नेक्स्ट क्या चलती थी, कास्ट सिस्टम, जिसको जिसमें अनटचेबिलिटी होती थी, अनटचेबिलिटी, है ना, चाइल्ड मैरिज भी कराई जाती थी उस टाइम पर। हमसे तो सिर्फ दो पूछी गई हैं, हमने यहाँ तीन लिख ली हैं, तो आप इनमें से कोई भी दो लिख सकते हैं अगर आपके सामने ये क्वेश्चन आए तो। आइडेंटिफाई द ईडियम इन द गिवन सेंटेंस, ऑल्सो राइट द मीनिंग ऑफ इट, देखिए ईडियम क्या होते हैं, हमारे मुहावरे, एक मुहावरा यहाँ पर दिया गया है, उसको हमें पहचानना है, पहली बात तो वो कौन सा दिया गया है और उसका मीनिंग भी लिखना है।
तो देखिए, यू हैव अ जॉब इंटरव्यू टुमारो, कल तुम्हारा जॉब इंटरव्यू है। ब्रेक अ लेग, ब्रेक अ लेग का मतलब क्या होता है ना, किसी की टांग नहीं तोड़नी है। इसमें इसमें होता है कि हम किसी को गुड लक बोलते हैं, गुड लक, है ना। तो सबसे पहले तो इसमें क्या है, आप लिख दो ब्रेक अ लेग, और उसका मीनिंग क्या हो गया कि हमें गुड लक कह रहे हैं किसी को हम, है ना। उसका इंटरव्यू है, उसको लक की जरूरत है, तो हम कह रहे हैं कल गुड लक। फाइंड आउट द टाइप ऑफ सेंटेंस, कौन से टाइप का ये सेंटेंस है। इसके भी कुछ रूल्स होते हैं, लेकिन अभी हम ट्राई करेंगे बहुत सिंपली इसको सॉल्व करने की। ही इज पुअर बट हैप्पी। देखो, सिंपल सेंटेंस तब होता ही इज पुअर, इतना दिया होता, या ही इज हैप्पी, कुछ भी नहीं जुड़ रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो सिंपल सेंटेंस हो गया। राइट, ही इज पुअर बट हैप्पी, है ना। तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक एक वर्ड और इंट्रोड्यूस हो गया, जो कि दो इंडिविजुअल चीजों को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है। मैं इससे दो सेंटेंस बना सकती हूँ, जैसे कि ही इज पुअर, बट को अगर मैं हटा दूं, और ही इज हैप्पी, दोनों ही इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, लेकिन बट से ये दोनों जुड़े हुए हैं। तो इन दोनों को जोड़ने का काम क्या कर रहा है, बट। लेकिन एक दूसरे पर दोनों निर्भर नहीं है, दोनों एक दूसरे का अलग अलग भी सेंटेंस बन सकते हैं। तो ऐसे सेंटेंस को हम कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। तो ये कंपाउंड सेंटेंस है। इफ यू गो देयर यू विल बी पनिश्ड। इफ यू गो देयर, अगर तुम वहां गए, क्या ये कंप्लीट सेंटेंस है, अगर तुम वहां गए। भाई क्या, अगर हम वहां गए तो क्या, है ना, कोई कंप्लीट सेंटेंस थोड़ी है, कोई इसका कोई मीनिंग थोड़ी निकल रहा है अकेले में। इफ यू गो देयर यू विल बी पनिश्ड, तुम्हें सजा मिलेगी, है ना। क्यों सजा मिलेगी, यू विल बी पनिश्ड, फिर भी ये कंप्लीट सेंटेंस है। लेकिन इफ यू गो देयर, जब इफ वगैरह ऐसे कुछ भी लगे होते हैं, इफ, बिकॉज, है ना, तो ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं होते। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, यानी कि एक दूसरे पर ये निर्भर है, अकेले ये नहीं बनाए जा सकते। राइट, इनका मीनिंग कुछ अकेले नहीं निकलेगा। बाकी इसके रूल्स रेगुलेशन है कुछ इन सेंटेंसेस को बनाने के, पहचानने के, जब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे पहचानना, तो हम इनको सीखेंगे। अभी के लिए इतना इनको समझने के लिए काफी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और इसमें सारे इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस पेपर में मैं देख रही हूँ कि इसमें इंक्लूड किए गए हैं, कि आप देखेंगे कि इनमें से डेफिनेटली कुछ क्वेश्चंस आपको पेपर में भी देखने के लिए मिल सकते हैं, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं। चलिए, व्हाट आर द थ्री क्वालिटीज दैट प्लेड अ मेजर रोल इन ऑथर्स क्लाइम। अब हमें कोई पेपर नाम नहीं दिया है, लेकिन ऑथर की क्लाइम किसके बारे में बात हो रही है, आप सोचिए। ऑथर की क्लाइम में थ्री क्वालिटीज कौन सी बहुत इंपॉर्टेंट बताई गई हैं। चलो, क्लाइम तो क्लाइम हमें पता है, कौन क्लाइम कर रहा था, माउंट एवरेस्ट पे वो जा रहे थे। द समिट विद इन की बात हो रही है इसमें, तो उनके अंदर तीन क्वालिटीज क्या थी। ठीक है, उनके खुद के अंदर क्या क्वालिटीज थी तीन, तो हमें पता है कि एक तो क्वालिटी इनके अंदर बहुत अच्छी थी कि विल पावर, है ना, विल पावर थी बहुत अच्छी उनके अंदर। हार्ड वर्क, टीम वर्क, टीम को साथ में लेके चलते थे। तीन क्वालिटीज ऑलरेडी हो चुकी हैं, आप और भी सोच सकते हैं। रेजिलियंस थी, यानी कि डटे रहना, काम करते रहना। ऐसी और बहुत सारी क्वालिटीज उनके अंदर थी। एक तो ह्यूमिलिटी थी। ऐसा नहीं था कि उन्होंने वहां जाके घमंड कर लिया, गुरूर कर लिया कि मैं तो सबसे ऊंचे पहाड़ पर पहुंच चुका हूँ। उन्होंने कहा मैंने सबसे जो गहरा इमोशन फील किया, वो मैंने ह्यूमिलिटी का फील किया। सबसे ज्यादा उन्हें क्या फील हुआ, कि उन्होंने हम्बल फील हुआ, विनम्र फील हुआ। चलिए, अगला क्वेश्चन। हु हैड रिटन द लेटर टू होम एंड व्हेन, किसने लेटर लिखा, किसको लिखा, कब लिखा। देखिए, हमें इसमें भी चैप्टर का नाम समझने की जरूरत है, कि किसने लेटर, लेटर किसमें लिखा गया था, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड में। तो चलिए, उसमें कौन लिखते हैं, जिम मैकफर्सन wrote the letter to his wife कौनी ऑन, कब लिखा था आप सोचिए। तो मैंने आपको बताया था कि 26 दिसंबर, कैसे याद रखना है, क्रिसमस के जस्ट नेक्स्ट डे। 1914 में तो वॉर हुई थी, तो 1914 में लिखा था। ठीक है ना। ये हमें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो मतलब इसके बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं, ये तो आपको याद कर लेना है, किसने लिखा, किसको लिखा, और कब लेटर लिखा। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं।
रीड द पैसेज, गिवन पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन। तो पहले हमारा एक अनसीन पैसेज आया था जो हमें नहीं पता, हमने नहीं देखा, कहीं से भी आ सकता है, लेकिन ये हमारा बुक के अंदर से आया है, तो आपको पहचानना भी है कि ये कहाँ से आया है। It was a large, lovely garden with soft grass. At a few places, there were flowers which looked like stars. There were 12 peach trees which bore delicate flowers in spring season and fruit in the autumn season. देखिए, गार्डन की बात हो रही है, स्प्रिंग सीजन की बात हो रही है, ऑटम सीजन की बात हो रही है, पीच ट्रीज की बात हो रही है, फ्लावर्स की बात हो रही है ना, बहुत ही सुहाने एक सुंदर गार्डन के दृश्य की बात हो रही है। तो किस चैप्टर से आया था ये? तो हमें पता चल गया है कि ये तो सेल्फिश जायंट में से आया है। तो हाउ मेनी पीच ट्रीज वर देयर इन द गार्डन? देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 12 पीच ट्रीज। आपको इसी में से आंसर ढूंढने होते हैं मोस्टली। 12 पीच ट्रीज, तो आंसर इसका हो गया 12 पीच ट्रीज। चलिए नेक्स्ट, विच चैप्टर दीज लाइन्स टेकन फ्रॉम, है ना, थोड़ा सा इसको सेंटेंस फॉर्मेशन में चेंज करेंगे। फ्रॉम विच चैप्टर दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम, राइट? कहाँ से ली गई हैं? दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द, तो आपको इसको ऐसे फॉर्मेशन करनी होती है, these lines have been taken from the chapter, ऐसे आप एक कॉमा लगा दीजिए, the selfish giant, the selfish giant. These lines have been taken from the chapter the selfish giant, राइट? एक फुल स्टॉप लगा देंगे। कहाँ से ली गई? द सेल्फिश जायंट। जब भी कहाँ से लाइंस ली गई हैं ये पूछा जाए, हमेशा ये लाइन यूज करें, दीज लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम। इसको आप याद कर लीजिए, द चैप्टर, इसको याद कर लीजिए, उसके बाद आप चैप्टर का नाम लिख दीजिए। दीज लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम द चैप्टर, फिर चैप्टर का नाम लिख दीजिए जिस चैप्टर से भी वो लाइंस ली गई हैं, और उसमें ऐसे कॉमा लगा दीजिए। चलिए आगे, राइट द ऑपोजिट ऑफ लवली, है ना। लवली के तो देखिए बहुत सारे ऑपोजिट हो सकते हैं, लवली के बहुत सारे ऑपोजिट हो सकते हैं। किस कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया है वो हमें लिखना होता है। तो लवली, लवली का हम अगली भी लिख सकते हैं, है ना। और जैसे कि इसमें किस गार्डन के लिए लिया गया है, तो अगली, लवली गार्डन यहाँ पे तो सुंदरता के लिए बताया गया है, लवली गार्डन, अगली गार्डन, ठीक है। चलिए इतना ही लिखिए। और भी इसमें क्या क्या एडजेक्टिव्स हो सकते हैं, अगर किसी और चीज के लिए बताया गया हो तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। इट वॉज अ लवली गार्डन, इट वॉज एन अगली गार्डन, अनप्लेजेंट भी लिख सकते हैं आप, अनप्लेजेंट गार्डन, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपकी वोकैबुलरी पे डिपेंड करता है कि आपको कितने वर्ड्स के मीनिंग याद है इंग्लिश में। चलिए आगे, मेंशन एनी 3 थिंग्स दैट परिमल घोष न्यू अबाउट बिपिन बाबू, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। परिमल घोष को बिपिन बाबू के बारे में भी क्या क्या पता था? बहुत सारी भी चीजें पता थी, लेकिन हमें 3 लिखनी है। देखो, एक तो ये पता था कि ही ऑलवेज कैरीज बुक्स विद हिम, ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको पता थी कि हमेशा अपने साथ में बुक्स लेके जाते हैं। ही हैड अ कॉल एट खुदरू एंड हैड अ कट ऑन इज राइट नी, राइट नी में चोट लग गई थी, ये वाली बात भी एक पता थी, ठीक है। ये दोनों बातें हो गई कि हमेशा अपने साथ बुक लेके। ही डजंट लाइक होटल फूड, ही स्टेड एट अ बैंगलो। इतनी सारी बातें, और भी बहुत सारी बातें पता थी जो वो बोलते हैं कि आप यहाँ गए थे, रांची गए थे, रांची गए थे, ये सब बातें उनको पता थी। तो इनमें से जो भी आप 3 लिखना चाहो, 3 पूछी गई, हमने यहाँ 4 लिखी हैं, ठीक है, इनमें से आप लिख सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद भी कर सकते हैं। चलिए आगे, रीड द पैसेज एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। अब एक और हमारे पास, अब पैसेज क्या है, ये एक एक्चुअली स्टैंजा है। पैसेज हम कहते हैं जब हमारा प्रोज के अंदर से आता है, ये पोएम के अंदर है, तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट वर्ड पैसेज के बदले होगा स्टैंजा। तो हमें स्टैंजा को पढ़ना है और पता लगाना है, गिवन आंसर्स को देना है हमें। Come and hire me, I cried while in the morning I was walking on the stone paved road, sword in hand. The king came in his chariot. He held my hand and said, I will hire you with my power. But his power count for naught, and he went away in his chariot. तो अब हमें समझ में आ गया कि हायर मी, हायर मी, हायर मी कौन से चैप्टर में वो कहते हैं, कौन से पोएम में कहते हैं? तो वो कहते हैं किसमें?
कम एंड हायर मी तो वो कहते हैं किसमें? आ, यहाँ पर हमें पोएम का नाम देखो पूछा है, पोएट का नाम भी पूछा है, तो इसमें ही हम लिख देते हैं द लास्ट। द लास्ट बार्गेन में ये तो कहा जाता है। पोएट का नाम हमें पता है, हमने डिस्कशन किया था इस पर, हमें कहा रविंद्रनाथ। रविंद्रनाथ टैगोर ने ये जो है वो पोयम लिखी थी। ठीक है। हु केम इन हिज चैरियट, अपने चैरियट में बैठ के, अपने रथ में बैठ के कौन आया है? देखो यहाँ पर हमें लिख रहा है किंग केम इन हिज चैरियट। किंग लिख दो खाली, इसका आंसर कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट। किंग विल हायर हिम विद हिज, किंग किस, आई विल हायर यू विद माई पावर, कैसे किंग हायर करेगा उसको? तो आप लिख सकते हो विद हिज पावर। पूरा सेंटेंस हमें ऑलरेडी दिया है, विद हिज तक दिया है, तो हमें सिर्फ पावर वर्ड को इंट्रोड्यूस करना है यहाँ पर, विद हिज पावर। ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड नॉट? देखो वो एंड में कह रहा है कि हिज पावर काउंट फॉर नॉट, तो यानी कि उसकी पावर किसी भी चीज में उसका कोई मोल नहीं है, तो इसका मतलब हुआ कि नथिंग। नॉट मतलब यहाँ पर है नथिंग, एंड ही वेंट अवे इन हिज चैरियट, वो अपने रथ में बैठ के चला जाता है। ठीक है, ये इसके आंसर्स हो गए। चलिए हम अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको हम हटाते हैं। नेक्स्ट, दिस इज अ पाई चार्ट ऑफ अ फैमिलीज मंथली एक्सपेंडिचर। ऐसे पाई चार्ट आपको मैथ्स में देखने के लिए मिलेंगे, सर ने इसको इंग्लिश में भी डाला है, बिकॉज अगेन हमको इसमें इंग्लिश समझ में आएगी कि हम पढ़कर कितना कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं और आंसर्स दे सकते हैं, तो इट्स यूजफुल इन इंग्लिश एज वेल। ठीक है, तो हमें इस पाई चार्ट को देखना है। पाई चार्ट का प्यारे बच्चों मतलब होता है, ये टोटल जो होता है 100% होता है, हमने इसको कुछ कुछ परसेंटेज में डिवाइड किया हुआ है, तो पूरा मिला के 100 हो जाएगा। ठीक है। ऑन विच पार्ट द फैमिली स्पेंड द मोस्ट, मोस्ट का मतलब हमें पता है क्या होता है, मोस्ट का मतलब सबसे ज्यादा कहाँ स्पेंड किया है। ये फैमिली का एक्सपेंडिचर है, 30% फूड पे, 15% एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रैवल, मेडिसिन, मिसलेनियस। मिसलेनियस होता है मिले जुले और भी खर्चे होते हैं ना फैमिली के। ऑन विच पार्ट द फैमिली स्पेंड द मोस्ट, सबसे ज्यादा कहाँ पे खर्चा किया फैमिली ने? तो देखो फूड में हमें पता है सबसे ज्यादा तो नंबर क्या है, फूड है, तो आप यहाँ लिख दोगे फूड, हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट, हाउ मच परसेंटेज डिड द फैमिली स्पेंड ऑन एंटरटेनमेंट? एंटरटेनमेंट में कितनी परसेंटेज आई? यहाँ पे देखो 10% है ना, तो हमने लिख दिया 10%। चलो नेक्स्ट, व्हाट इज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन ट्रैवल, मेडिसिन एंड फूड? ट्रैवल, मेडिसिन, फूड, चलो ट्रैवल 10%, मेडिसिन 15%, फूड 30%, 40, 50, 55% हो गया। टोटल पूछ रहे हैं 55%, इसका टोटल हो गया ना 55%। तो हमें क्वेश्चन को समझ में कैसे आएगा, जब हमें इंग्लिश समझ में आएगी। विच टू पार्ट्स हैव सेम अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर? किस किस में सेम अमाउंट है एक्सपेंडिचर में? देखो ट्रैवल में भी 10%, एंटरटेनमेंट में भी 10%, तो यहाँ हो गया हमारा ट्रैवल एंड एंटरटेनमेंट। में शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप इसको कंप्लीट यहाँ से देखकर कर सकते हैं, ट्रैवल एंड एंटरटेनमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The family spent more travel. The family spent more on travel than education, ये होना चाहिए, है ना? More on travel than education, फैमिली ने ट्रैवल पे ज्यादा खर्चा किया, एजुकेशन पे कम खर्चा किया। लेकिन हम तो देख रहे हैं ट्रैवल पे कम है, एजुकेशन पे ज्यादा है, तो ये ट्रू है या फॉल्स है? तो हमें तो पता चल रहा है कि भाई ये तो सरासर गलत है, फैमिली ने तो एजुकेशन पे ज्यादा खर्चा किया था, तो हम इस पे लगा देंगे फॉल्स। फॉल्स। ठीक है नेक्स्ट, अ ब्लड डोनेशन कैंप वाज ऑर्गेनाइज्ड इन योर स्कूल बाय द यूथ क्लब, राइट अ रिपोर्ट। ठीक है, एक रिपोर्ट हमें प्रिपेयर करनी है, जिसमें हमारे स्कूल में एक ब्लड डोनेशन का कैंप लगाया गया था। रिपोर्ट हमेशा पास्ट टेंस में लिखी जाती है, जब भी आपके स्कूल में या कहीं पर भी कोई इवेंट हो रहा हो, उसके बारे में जब हमें कुछ लिखना हो तो उसमें रिपोर्ट लिखवाई जाती है। रिपोर्ट राइटिंग के लिए हम एक अलग से क्लास रखेंगे, इसमें हम रिपोर्ट राइटिंग को इंक्लूड नहीं करेंगे। राइट अ स्टोरी, द फुलिश स्टैग, आप एक स्टोरी राइटिंग भी कर सकते हैं। स्टोरी राइटिंग के लिए तो मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सबसे ज्यादा एप्ट है, तो हम स्टोरी राइटिंग की भी एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे एक सेपरेट क्लास में, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग, ये एक बड़ा टॉपिक है। ठीक है, तो हम उसके बाद में प्रैक्टिस किसी और में करेंगे। रिपोर्ट राइटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस को देखते हुए। चलिए, ये प्रिपेयर किया था अगेन,
मिस्टर मोविन कुमार ने, जो कि टीजीटी इंग्लिश हैं। ऑल क्रेडिट्स गो टू हिम एंड वी आर थैंकफुल टू हिम फॉर प्रिपेयरिंग दिस। एंड हमने ये प्योरली एजुकेशनल पर्पसेस से उनको फुल क्रेडिट देते हुए यूज किया है। थैंक यू सो मच सर अगेन। और थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग। आई होप दिस वाज हेल्पफुल। जितने आप सैम्पल पेपर्स को सॉल्व करते रहेंगे उतना आपके एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होगा। आप जब भी सैम्पल पेपर को सॉल्व करें, टाइम देखकर बैठा करें, अपने सामने एक वॉच रखें, टाइम चला लिया करें, जिससे आप ट्रैक पर रहें कि आप सही टाइम में पेपर को कंप्लीट कर पा रहे हो। आई होप दिस वाज हेल्पफुल। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी till the end. I hope to see you very, very soon. Till then, please take care and prepare well for your examinations. And again, just keep learning.